तेलंगाना के किसानों को मिलेगा देश भर का बाजार। सभी 44 मंडियों को ई ऑक्शन बाजार से जोड़ने की मंजूरी। खाने के उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियों को एक और मौका। 4 मई तक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में करा सकती हैं पंजीकरण। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में अव्वल। अमेरिका और कनाडा को पीछे छोड़ा, लेकिन खपत के मामले में भी भारतीय सबसे आगे। और आधुनिक तकनीक से लेकर प्राचीन भारतीय शास्त्रों के जरिए हो रही है शानदार खेती। नासिक के आश्रम में जल संरक्षण के भी अनूठे उपाय। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम बताएंगे कि तेलंगाना के किसानों को उनकी उपज का अब ज्यादा बेहतर भाव क्यों मिल सकेगा। कच्चे जूट के किसानों के लिए क्या अच्छी खबर है। साथ ही खेती के सिकंदर में नासिक के एक आश्रम की कहानी, जहां आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन भारतीय शास्त्रों में लिखी बातों का अनुसरण कर बेहतर खेती की जा रही है। NCDEX पाठशाला में इस बार बताएंगे कच्चे तेल की बारीकियां, कैसे कच्चा तेल तय करता है दुनिया में शक्ति संतुलन। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। कहां तेजी देखने को मिल रही है, कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर NCDEX हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। गैंगटॉक जैविक खेती के मामले में एक और उपलब्धि हासिल कर रहा है और भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही खास खबरें। फूड कारोबार करने वाली कंपनियां अब 4 मई तक अपना पंजीकरण करा सकती हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बहुत कम कंपनियों का पंजीकरण होना है। देश में 5 करोड़ से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो खाने के उत्पादों का कारोबार करती हैं, लेकिन सिर्फ 33 लाख कंपनियां ही पंजीकृत हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य की सभी मंडियों को नेशनल ई ऑक्शन प्रक्रिया से जोड़ने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना की सभी 44 मंडियों को नेशनल ई ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अभी तक किसी एक राज्य की सबसे ज्यादा मंडियां एक साथ आधुनिक ई प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए देश भर का बाजार मिल सकेगा। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत में 2014-15 में 14 करोड़ 63 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। दूध उत्पादन के मामले में ये बढ़त 6% से ज्यादा की है। अमेरिका और चीन भी दूध उत्पादन के मामले में भारत से पीछे छूट गए हैं। गैंगटॉक में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसकी घोषणा की है। कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं सालाना आम बैठक में बोल रहे थे। ये संस्थान पूरे देश के लिए और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक उत्पादन प्रणाली के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सोयाबीन और कपास किसानों के लिए 1012 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास की फसल खराब हो गई थी और किसान किसी तरह का बीमा नहीं लिए हुए थे।
कृषि मंत्रालय ने 2016-17 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की वकालत की है। मंत्रालय का मानना है कि इससे ज्यादा किसान जूट उत्पादन के लिए तैयार होंगे। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल प्रस्तावित किया गया है। दाल उत्पादन और दूसरे जरूरी अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियां अफ्रीकी कंपनियों के साथ समझौता कर सकती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इंडो अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम में कहा कि भारतीय कंपनियां चाहें तो अफ्रीका में निवेश उन फसलों के उत्पादन में करें जिसकी भारत में कमी है। दो 2016 में रूस सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करने वाला देश होगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक इस साल रूस 2 करोड़ 35 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। इस साल गेहूं निर्यात के मामले में अमेरिका और कनाडा रूस से पीछे छूट जाएंगे। अभी ये 2700 रुपये प्रति क्विंटल है। अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार बढ़ने से कच्चे तेल के भाव पर फिर से दबाव बनता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में कच्चे तेल का भाव $27 प्रति बैरल से नीचे चला गया है। कच्चा तेल कमजोर बना हुआ है, लेकिन सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 8 महीने के ऊंचे भाव पर पहुंच गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह निवेशकों का ये अनुमान है कि फिलहाल इस साल फेडरल रिजर्व ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे नासिक के उस आश्रम में जहाँ पानी संरक्षण के आधुनिक तरीके के साथ बारिश के लिए शास्त्रों में लिखी विधि का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है देश के सबसे आधुनिक और अलग खेती के शो मंडी.com में। हम इसे खेती का सबसे आधुनिक और अलग शो क्यों कह रहे हैं, ये हमारी आज की कहानी देखकर आपको समझ में आ जाएगा। खेती के सिकंदरों की खोज में हम देश के हर हिस्से में जा रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं नासिक के दिंडोरी के एक आश्रम में, जहां खेती किसानी से जुड़े अनोखे प्रयोग होते हुए आप देखेंगे। जब घर के सबसे कमजोर बेटे को खेतीहर बना दिया जाता था, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात है, क्योंकि आज के जमाने में खेती का सिकंदर बनने के लिए खेती के ज्ञान और विज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है। कुछ इसी तर्ज पर नासिक के डिंडोरी तालुके में आज यह संस्था किसानों को मुनाफा बढ़ाने और खर्च घटाने का फॉर्मूला सिखा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी खेतों में अच्छी उपज के लिए पानी मिलना सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। भारतीय खेती पूरी तरह सही मायने में भगवान भरोसे ही रहती है। भगवान भरोसे मतलब मॉनसून की बारिश के भरोसे। और जो किसान सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करते हैं, उनका हाल बेहतर शायद ही हो पाता है। इसलिए जब हम ढिंडोरी के इस आश्रम में पहुंचे तो खेती पर ढेर सारे काम कर रहे इस आश्रम में सबसे सुखद प्रयास हमें जल संरक्षण पर ही देखने को मिला। यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का पूरा एक मॉडल जैसा ही बना है। यहाँ पर अलग अलग हमारा जो सेक्शंस है, हमारा निवास स्थान है, शेड से गौशाला का शेड से प्रशिक्षण शेड से, और सबको हमने कनेक्ट करके एक 8 इंच के पाइप से इधर डायरेक्टली पॉन्ड्स में वो ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ पर लाइन डाली है। तो करीब एक साल में 1 करोड़ लीटर पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इस पॉन्ड में आता है। 25 लाख लीटर का ये उसकी कैपेसिटी है। ये पूरा भरने के बाद अलग जगह पर हमारा एक पॉन्ड है, उसमें हम ये शिफ्ट करते हैं। तो 2.25 करोड़ लीटर का पॉन्ड से उसमें हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी हो गया तो जो हमारा पुराना जो बंद हुआ जो बोरवेल है, उसमें भी हम ये पानी डालते हैं। 2 बड़े तालाबों में पानी बचाना और फिर ड्रिप इरिगेशन और रेन इरिगेशन जैसे अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग करके पानी का अधिकतम प्रयोग करना। इस आश्रम में करीब 8 लाख रुपए की लागत से एक ऑटोमेशन सेंटर भी तैयार किया गया है,
जहां से कई दिनों के लिए सिंचाई की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मतलब जिस खेत को जितनी जरूरत है वो इसमें भर दीजिए, पानी अपने आप वहां सही मात्रा में पहुंच जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी इसे चला सकते हैं। यहाँ का हमारा 12 एकड़ का ऑटोमेशन प्लांट लगा है। यहाँ पे सब फसल को पानी कैसे देने का यह प्रोग्राम रहता है। हर वाल को यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, किधर पानी कैसे भेजने का यहाँ से सब सिस्टम है। यह सिस्टम से सब काम होता है। मान लो एक 10 दिन का आगे का प्लानिंग जो है पानी देने का, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम रख के सब हम बाहर भी गए किधर तो मोबाइल से भी ऑपरेट करके कुछ कर सकते हैं। खेती का आधार यानी पानी के बेहतर इस्तेमाल के बाद अब चलते हैं यहाँ चल रही किसानों के फायदे की दूसरी कक्षा में। इसमें किसानों को ऐसी खेती के गुर सिखाए जाते हैं जिसके लिए न जमीन चाहिए और न ही हल, बैल या ट्रैक्टर। ये खेती घर के अंदर या किसी झोपड़ी में भी की जा सकती है और शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। ये खेती है मशरूम की और आश्रम का दावा है कि यहाँ किसानों को मशरूम की ब्रीडिंग यानी बीज तैयार करना सिखाया जाता है, जो जानकारी बहुत ही कम जगहों पर उपलब्ध है। धान से चावल निकालने के बाद बचे हुए पुआल से डिब्बे बनाए जाते हैं और फिर उसमें मशरूम की खेती होती है। ये जो डिंगरी के सीड्स है वो उसका प्रोडक्शन, सीड्स का प्रोडक्शन और मशरूम का प्रोडक्शन हम लोग दोनों भी ये ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ से सिखाते हैं। हम लोग फार्मर को, जो किसान है, उसको पूरा इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये इसका मशरूम का ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जो साइज़ का बेड आप देख रहे हैं तो करीब करीब इसमें जो लागत आती है वो 10 रुपये की लागत आती है और हर 15 दिन के बाद में इसमें से एक 350 या 400 ग्राम मशरूम निकलते हैं। तो 3 बार जो निकलते 15-15 दिन के गैप से, तो 45 डेज में करीब करीब ये 75 रुपीज़ तक एक किसान को, एक फार्मर को इसका एक इनकम सोर्स हो जाता है। अच्छा, मशरूम के अलावा आश्रम में मछली पालन, खास तौर पर एक्वेरियम की मछलियों के बीज बनाने और उन्हें पालने का भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। फिलहाल यहाँ केवल गोल्ड फिश और फाइटर मछलियों की प्रजातियां हैं और यहाँ फिशरीज के विशेषज्ञ गजेंद्र के मुताबिक ये केंद्र किसानों के लिए एक बेहतर मौका उपलब्ध कराता है, जहाँ वे 60 से 100 रुपए के निवेश से शानदार कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये 6 टाइप्स के जो पॉन्ड बनाए हैं, इसमें हम लोग ने मेल टैंक, फीमेल टैंक, चाइल्ड टैंक, ब्रीडिंग टैंक और मेडिकल टैंक ऐसे बनाए हैं। मेल टैंक में हम लोग सिखाते हैं कि फिश में से मेल कैसे पहचाने, फीमेल कैसे पहचाने, ब्रीडिंग सीजन उसका कौन सा होता है और किस टाइप से ये फिश, अलग अलग टाइप की फिश ब्रीड होती है। और सेकंड थिंग, जब वो फिश को कोई भी अगर बीमारी होती है तो 3-4 टाइप की बीमारी नॉर्मली पानी में से आती है या फूड में से आती है। और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा, आपके खेती के साथ में अगर आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट है, तो कुछ बहुत कम बजट में आप 1 साल या 1.5 साल में बहुत बड़ा एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके अच्छे मायने तक आप फिश, जो एक्वेरियम फिश ब्रीडिंग आप यहाँ से सीख के आप अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी कर सकते हैं। ये 100 रुपीज़ से शुरुआत हो सकता है। हम लोग ने ये 60 रुपये से शुरुआत किया था। आधुनिक तरीकों को सहजता से अपनाने वाले इस आश्रम के संचालक प्राचीन भारतीय शास्त्र के भी ढेरों संदर्भ बेहतर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग है कि खेतों में अगर एक साथ आम, सागवान और बेंत लगाए जाए तो वहां बादल रुककर बारिश करते हैं। आश्रम का दावा है कि महाराष्ट्र भर में स्थित उसके 1200 केंद्रों पर इस प्रयोग को सफलता मिल रही है। इसी तरह यहाँ किसानों को खेती में वास्तु के महत्व और उस लिहाज से खेतों की तैयारी के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। ऋषियों के प्राचीन परंपरा से वास्तुशास्त्र का खेती में बहुत बड़ा महत्व है और एक हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है कि खेत में किसान का घर कहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के कोने में ये घर होना चाहिए। लेबर का घर कहाँ होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि पूर्व और दक्षिण के कोने में लेबर का घर और खेती के जो उपकरण है वो होने चाहिए। और गाय का जो गोठा है वो कहाँ पर होना चाहिए, तो वो उत्तर और पश्चिम के जो कोना है उसमें होना चाहिए। और एक पूरा खेती का जो स्लोप है वो पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर नैऋत्य मानसून से बारिश होती है, तो बारिश का पानी अब पूर्व या उत्तर की तरफ जाएगा तो खेती के लिए वो अच्छा रहता है।
खेत गाय एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत को तथ्य सहित साबित करने वाले इस आश्रम में शुद्ध भारतीय नस्ल की गायों को विकसित करने पर भी काम चल रहा है। ज्यादा बारिश में पैदा होने वाली तैलीय त्वचा की डांगी, कम बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली लाल कंदारी, गुजरात की गीर, पंजाब की साहिलवाल, राजस्थान की धार पारकर और हरियाणा की राठी नस्लों सहित करीब 14-15 शुद्ध नस्लों की गायें यहाँ हैं, जिनके गोबर से उपले बनाकर भी बेचे जाते हैं। भारत में जितनी भी गायों की नस्लें हैं उसमें से 14-15 नस्लें हमने यहाँ पर रखी है और उनका हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। तो इनमें से गीर, डांगी, लाल कंदार और खिल्लार, हॉस्टेन, फुले त्रिवेणी ऐसी कुछ नस्लें हैं जो हमने यहाँ पर विकसित किए हुए हैं। इसमें से ज़्यादा दूध देने वाली जो गीर गाय है वो गुजरात में ज़्यादातर मिलती है। लातूर की लाल कंदार है और डांगी जो है पहाड़ों पे चढ़ने वाली गाय है जो अहमदनगर साइड में मिलती है। और उसके बाद ये देवनी गाय है, ये भी लातूर में ही मिलती है। ये शुद्ध गोवंश वाली गाय है जो कि भारत में ग्रामीण इलाकों में ये पाई जाती है। और बछड़ों का वार्ड हमने अलग से रखा है और गाभन गाय का अलग सा है। गोवंश के खाने के लिए यहाँ एजोला और हाइड्रोपोनिक की खेती भी की जाती है। सब्जियों को सुखाने के लिए आश्रम की बेकार पड़ी वस्तुओं से ये सोलर ड्रायर तैयार की गई है, जो सब्जियों को उनकी पूरी पौष्टिकता के साथ करीब 6 महीने तक सुरक्षित रखता है। और आश्रम के संचालकों के दावे के मुताबिक इस ग्रीन हाउस में 1200 औषधीय वनस्पतियों की खेती भी की जाती है, जिनमें कई तो दुर्लभ प्रजातियां हैं। HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नरकया, डायबिटीज के रोगियों के लिए स्टीविया, कैंसर की दवा सप्तरंगी के अलावा कपूर और रुद्राक्ष के पेड़ भी यहाँ मौजूद हैं। गांधी जी गांवों के आर्थिक स्वावलंबन की बात किया करते थे। गाय के दूध से भोजन, उसके गोबर और गोमूत्र से खाद और पेस्टिसाइड, बारिश की पानी से सिंचाई और औषधीय वनस्पतियों से बीमारियों का इलाज। कुछ इसी तर्ज पर यहाँ इस केंद्र को एक इंक्यूबेशन सेंटर कह सकते हैं, जहाँ से प्रशिक्षण पाकर किसान खेती की प्रगतिशीलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। नासिक में डिंडोरी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में आज हम कच्चे तेल के कारोबार की बारीकियां समझेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। ईरान से प्रतिबंध हट गया है, अब ईरान अपना कच्चा तेल खुले बाजार में बेच सकेगा। ये खबर दुनिया के तेल बाजार पर किस तरह से असर डालेगी और इसका भारत पर किस तरह से असर होगा, इस बहाने कच्चे तेल के कारोबार को समझाती ये रिपोर्ट। कच्चा तेल दुनिया की ताकत का पैमाना है। यही वो पैमाना है जो तय करता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में किसका शुमार होगा, किसका नहीं। यही वो पैमाना है जो किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है और किसी देश को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। इस खूबसूरत पैमाने की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं और इस खूबसूरत कहानी की बुनियाद है ईरान पर दुनिया के प्रतिबंध का हटना। बुनियाद से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। ईरान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन ईरान का कच्चा तेल खरीदने वाले देश बहुत कम हैं, क्योंकि कच्चे तेल वाला ईरान परमाणु बम भी बना रहा था। अब उसने पश्चिमी देशों की शर्तें मान ली हैं, तो उसका कच्चा तेल भी दुनिया के बाजार में खुलेआम बिकने के लिए तैयार है। माना यह जा रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ी शानदार खबर है। दोनों सिर माथे बिठाने वाली खबरें हैं। पहली, अब भारत को और आसानी से ज्यादा कच्चा तेल मिल सकेगा। दूसरी, कच्चा तेल सस्ता ही बना रहेगा, क्योंकि ईरान उत्पादन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लंबे समय बाद खुले बाजार में कच्चा तेल बेचने का मौका जो मिल रहा है, अब जरा कच्चे तेल के उत्पादन की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं।
7वीं सीढ़ी पर है ईरान 33 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन के साथ। 6वीं पायदान पर कनाडा 34 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा उत्पादन करता है। 5वीं पायदान पर खड़ा चीन हर रोज 43 लाख बैरल से ज्यादा का उत्पादन करता है। 4थी पायदान पर इराक 44 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा उत्पादन करता है, वही सद्दाम हुसैन वाला इराक। 3री सीढ़ी पर है दुनिया में प्रतिबंध लगाने हटाने का काम करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। अमेरिका हर रोज करीब 94 लाख बैरल कच्चा तेल निकालता है। रूस और सऊदी अरब की दुनिया बनी हुई ताकत का राज भी इसी कच्चे तेल में है। रूस नंबर 2 पर है और कच्चा तेल निकालने के मामले में सऊदी अरब नंबर 1 पर है, लेकिन दोनों के पास का भंडार लगभग एक बराबर है। यही दुनिया की असल ताकत का पैमाना है। अब तो आपको भी साफ हो गया होगा। और इस ताकत के खेल में भारत कहां पीछे छूट जाता है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल भारत कच्चे तेल के आयातक देशों में 4थे नंबर पर है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले यूरोप के अलावा अमेरिका और चीन के पास अपना कच्चा तेल भी भरपूर है। इसके बाद भी ये जमकर आयात करते हैं। इससे शक्ति संतुलन बना रहता है। लेकिन भारत की हालत यह है कि जरूरत का करीब 80% आयात ही करना पड़ता है। यूरोपीय देश करीब 90 लाख बैरल प्रतिदिन आयात करते हैं। अमेरिका 73 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा और चीन 62 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा आयात करता है। 4थे स्थान पर भारत 38 लाख बैरल रोजाना का आयात करता है और इसलिए ईरान से प्रतिबंध हटना भारत के लिए बड़ी खुशी की खबर है। ईरान के साथ पहले से ही भारत से बेहतर रिश्ते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।